हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र विमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 और टॉपिक है हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और पार्ट 5 आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई पार्ट 4 हम पढ़ चुके हैं और पार्ट 4 के अंदर हमने क्या पढ़ा था। न्यूलैंड और डोवेराइनर ने जो आवर्त सारणी दी थी तत्वों को, जिस तरह से उन्होंने अरेंज किया था उसके बारे में तुमको बता चुका हूं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम एक मेंडलीफ साइंटिस्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। तो भाई उससे पहले डोवेराइनर दे चुका था, न्यूलैंड दे चुका था, और भी कई साइंटिस्ट आए थे जो तुम्हारी बुक में है नहीं, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा बताया ही था। उसके बाद में आया था लोथर मेयर और आया था एक। तो लोथर मेयर और जो मेंडलीफ था, उन दोनों ने मिलकर ये आवर्त सारणी बनाने का ट्राई किया। 1885 में इसने अपने आवर्त सारणी बनाई थी। उस टाइम भी तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 तत्व थे। ठीक है, तो मेंडलीफ वैसे देखा जाए ना, तो अब की जो प्रेजेंट आवर्त सारणी हमारे पास हम देखने को मिली है, देखी है, वो प्रेजेंट आवर्त सारणी बनाने का जो आइडिया जो दिया था, अरेंजमेंट का जो आइडिया दिया था, वो सब दिया था मेंडलीफ ने। तो अब जो प्रेजेंट की आवर्त सारणी उसको बनाने का श्रेय वैसे जो जाता है तो वो मेंडलीफ को ही जाता है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय जाता है वो मेंडलीफ को ही जाता है। उन्होंने ही तत्वों को अरेंज किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, वो करना बताया था बस। ठीक है ना। अब लेकिन उसकी थोड़ी सी कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उसकी आवर्त सारणी चल नहीं पाई। तो उसको आगे मतलब चलने को क्या, उस टाइम के लिए तो सफिशिएंट थी, जिस टाइम पे उसने बनाया था उस टाइम के लिए तो सफिशिएंट थी ये आवर्त सारणी। लेकिन जो प्रेजेंट आवर्त सारणी थी उसमें देखो तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो वो तत्वों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, तो उसकी आवर्त सारणी में उन तत्वों को जमाने में दिक्कत आ रही थी थोड़ी थोड़ी सी। भाई उतने जैसे 63 तत्व थे उसके टाइम पे तो सफिशिएंट था जो उसने बनाया था। लेकिन मान लो बाई चांस अब जैसे अब 118 तत्व हो गए प्रेजेंट में, तो आगे तत्वों की संख्या बढ़े तो फिर किस प्रकार से उसको अरेंज करें। ठीक है ना। तो इसलिए उसने तत्वों को अलग तरीके से अरेंज करने की कोशिश की। तो उसने किस प्रकार से अरेंज किया, किस प्रकार से क्या किया, क्या उसकी कमी रह गई, वो सब हम आज डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ जो होता है उसकी सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय उसको जाता है। अब उसने आधार जो रखा अपनी आवर्त सारणी बनाने का, जो बेस है वो रखा दो चीजों को। पहली तो तत्वों का बढ़ता परमाणु भार। ठीक है, और दूसरा रखा समान तत्व समान वर्ग में आने चाहिए। समान तत्व समान वर्ग में, ये दो चीजों को उसने आधार बनाया। मतलब ये दोनों चीज यदि उसकी पूरी हो रही हैं तो मतलब वो तत्व सही जगह पर अरेंज हो रहा है। अगर ये दोनों तत्व फॉलो नहीं हो रहे तो उसकी अरेंजमेंट गलत है। मतलब दोबारा से समझाता हूं, अगर ढंग से समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि तत्वों का बढ़ता परमाणु भार होना चाहिए। मतलब तत्व जो है वो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमे होने चाहिए। दूसरी बात जो न्यूलैंड ने बताई थी कि सेम तत्व जो है वो एक जैसी लाइन में आया था, मैं बताया था ना। तो न्यूलैंड ने भी यही बात की थी। न्यूलैंड ने तो केवल बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जबकि जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ ने दो चीज ली थी, एक तो बढ़ता क्रम भी लिया था और दूसरा कि एक जैसे जो तत्व है वो एक ही या तो ऐसे लाइन में आने चाहिए या एक लाइन में ऐसे आने चाहिए सारे तत्व जो है जिनके एक जैसे गुण है। ठीक है, तो इन दो चीजों को उसने अपने आवर्त सारणी का आधार माना। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था। पहला तो था तत्वों का बढ़ता परमाणु भार, और जो दूसरा था वो था क्या, समान गुणों वाले तत्व एक ही उसमें आने चाहिए, जिनके गुण समान है वो एक ही वर्ग में आने चाहिए। सॉरी। तो इसने एक अपना आवर्त नियम दिया, ये इंपॉर्टेंट है ये नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। कुछ नहीं, केवल याद करना है इतना सा कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, 1 नंबर का पूछा जाता है। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इतना से याद रखना है कि परमाणु भार के आधार पर उसने अरेंजमेंट की, इसलिए उनके तत्वों के जो गुणधर्म है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर बात? चलो अब बात करते हैं इसने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी उसकी विशेषता क्या क्या थी, प्रॉपर्टी क्या क्या थी, किस किस हिसाब से उसने अरेंजमेंट की थी, क्या था उसकी आवर्त सारणी में। तो देखो विशेषताएं, विशेषता क्या थी। पहली बात तो आवर्त सारणी उसने जो जमाई थी, पहली विशेषता तो थी कि उसने स्तंभ व पंक्ति में आवर्त सारणी व्यवस्थित की थी। अब स्तंभ और उसका मतलब समझो, स्तंभ तो होते हैं ऐसे और पंक्ति होती है ऐसे, ठीक है ना। इनको इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम और इनको बोला जाता है रो। और यदि साइंस में जो बात की जाए तो इनको बोला जाता है वर्ग। जो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे वाले वर्टिकल जो होते हैं उनको बोला जाता है वर्ग, और जो ऐसे हॉरिजेंटल होते हैं उनको बोलते हैं आवर्त। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना, मैं आवर्त और वर्ग की ही बात करूंगा। अब तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो हॉरिजेंटली होते हैं ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउ जो होते हैं उनको बोला जाता है आवर्त, और जो ऐसे होते हैं वाई एक्सिस के अबाउ उनको बोला जाता है वर्ग। आवर्त और वर्ग समझ में आई? तो मैं आगे से आवर्त और वर्ग की बात करूंगा। तो सबसे पहली बात, इसने अपनी जो आवर्त सारणी जमाई थी वो स्तंभ और पंक्ति के रूप में, मतलब आवर्त और वर्ग के रूप में, कॉलम और रो के रूप में व्यवस्थित की। अब इसकी जो आवर्त सारणी थी उसमें भाई 8 तो वर्ग थे, ऐसे जो थे ऐसे 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 कितने थे? 8 थे। ठीक है, ऐसे तो वर्ग थे 8, जिनके अंदर भी 2-2 बटे हुए थे ऐसे भी। तो कितने हो गए? 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे 8 थे। इनके अंदर भी 2-2 बटे हुए थे, तो मतलब 1 के अंदर 2 है तो 8 के अंदर कितने हो गए? 16। तो टोटल मिला के यदि बात करें तो इनके जो वर्ग थे वो कितने थे? 16 थे। ठीक है, इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें वर्गों की संख्या कितनी थी? 16 थी। मतलब 8 वर्ग थे वैसे देखा जाए तो, और उनकी बात करें उपवर्ग की बात करें तो 2-2 उपवर्ग थे उनके अंदर, तो 16 हो गए टोटल। तो 16 तो क्या थे? वर्ग थे। अब यदि बात करें तो आवर्त की, तो 6 आवर्त थे ऐसे ऐसे जो थे वो कितने थे? 6 थे। ठीक है, 1 2 3, तो इस तरह से उन्होंने कुछ अरेंजमेंट की। तो 16 तो ऐसे हो गए खड़े वाले और 6 ऐसे हो गए आड़े वाले। ठीक है, इस तरह की उसने आवर्त सारणी बनाई। अच्छा, उन्होंने फिर अलग अलग, देखो उस गैसें होती हैं, अक्रिय गैस जिनको बोला जाता है, उत्कृष्ट गैसें बोला जाता है, उनके लिए मतलब जो जो तत्व थे उनके लिए अलग से स्थान छोड़े, और जो आगे आने वाले तत्व थे उसको थोड़ा सा ये मतलब साइंटिस्टों को होता है भाई आगे कई तत्वों की खोज हो सकती है, तो उन तत्वों की खोज हो सकती है तो उनको कहाँ अरेंज करेंगे, इस हिसाब से लिए उनके लिए जगह भी छोड़ी थी उसने। ठीक है, तो उस तरह से उसने अपनी आवर्त सारणी अरेंज तो कर दी। अब बात करें क्या कमी रह गई। 2 तत्व थे, एक तो था आयोडीन और एक तत्व था टेल्यूरियम। और एक तत्व था हाइड्रोजन। तो ये जो 3 तत्व थे, इन तीनों तत्वों ने उसको मतलब उसकी जो आवर्त सारणी थी उसको खराब कर दिया।
मतलब ये तत्व ऐसे थे, हाइड्रोजन तो ऐसा तत्व था वो कहीं सेट ही नहीं हो रहा था अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, कहां पर उसको सेट करे, तो ये उसको अरेंजमेंट नहीं कर पाया था, उसको जगह ही नहीं दे पाया अपनी आवर्त सारणी में कि कौन सी जगह इसको रखा जाए। दूसरी बात करें टेलुरियम और आयोडीन, इन्होंने इसकी आवर्त सारणी के जो आधार थे दो, कि समान गुण वाले तत्व एक जगह और बढ़ता हुआ परमाणु भार होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो दोनों जो इसके आधार थे वो आधार के हिसाब से ये सेट नहीं बैठे, बाकी और तो बैठ गए लेकिन ये दोनों सेट नहीं बैठे वहां पे। कैसे नहीं बैठे, क्या क्यों नहीं बैठे, तो वो इसलिए नहीं बैठे कि यदि इन दोनों को ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर जमाए, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर यदि इनको सेट करे तो वो सिस्टम खराब हो जाता है। कौन सा, जो दूसरा आधार था इसका, समान गुण वाले तत्व एक जैसे होने चाहिए, वो खत्म हो जाता है। और यदि इनको समान गुणों के आधार पर एक जगह रखे दोनों को, तो वो सीक्वेंस टूट जाता है, परमाणु भार का बढ़ता क्रम नहीं रहता। समझ नहीं रहे हो, मैं इस तरह से समझाता हूं। हम मान लो ए बी सी डी ये चार तत्व लेता हूं मैं, ठीक है। अब ढंग से समझना, मान लिया मैंने सी तो है आयोडीन और डी जो है वो है टेलुरियम सॉरी। अब देखो बेटा समझो, अब यदि देखा जाए तो यदि इनका क्रम देखें ABCD का हम, तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो यहां पर यदि मैंने ये लिख रखा है तो इसका मतलब मैंने इनका जो क्रम है वो फॉलो कर रखा है। बढ़ते क्रम में है भाई, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। लेकिन जो सी है वो जो है ए के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब ए और सी के जो गुण हैं वो सेम है। तो दूसरे आधार के हिसाब से ए और सी जो है वो एक लाइन में आने चाहिए इस तरह से, लेकिन आ कौन रहा है, ए के साथ डी आ रहा है, जबकि डी के जो गुण है वो ए के समान नहीं है। ए के तो गुण जो है वो सी के समान है, डी के समान नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। यदि क्रम चलाए तो ये क्रम आना चाहिए, और ये क्रम चलाता है तो इसमें ए और डी आते हैं एक साथ, और ए और डी एक दूसरे के साथ समान प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। और यदि ये इसको इस तरह से लिखे ए बी डी और सी, तो सी और ए के गुण तो एक जैसे हैं, समान गुणों वाले तत्व तो एक वर्ग में आने चाहिए, ये वाला गुण तो फॉलो हो रहा है, ए और सी के गुण एक जैसे आ रहे हैं, ये बात तो सही है। लेकिन भैया वो वाला जो दूसरा आधार था उसका क्या, वो तो खत्म हो गया ना, कि ए बी के बाद में बेटा सी आता है ना कि डी। मतलब बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से चले तो सी पहले आएगा, डी बाद में आएगा ना। तो दोनों में से कोई सा भी एक नियम फॉलो करे तो दूसरा नियम इसका टूटता ही है। मतलब यदि सी यहां लिखे और डी यहां लिखे तो सेम गुण वाले तत्व तो एक ही जगह आने चाहिए, वो इसकी बात गलत साबित हो जाती है। और यदि डी को यहां पर ना लिखे, यहां पर लिख दे, सी को यहां लिख दे, तो समान गुणों वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका वो तो फॉलो होता है, लेकिन जो परमाणु भार का बढ़ता क्रम वाला कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो ये जो दो तत्व थे इसने इनको इसकी दिमाग खराब कर दिया, और इसने इसका जो आवर्त सारणी थी वो झंझोर के रख दी। तो ये इसने काफी कोशिश की मेंडलीफ ने, सब कुछ सही अरेंज कर दिया, आवर्त सारणी के कॉलम वर्ग वगैरह जो थे सबको सेट कर दिया, सारे तत्व सेट हो गए, लेकिन दो तत्व ये ऐसे थे, इसने इसका जो आवर्त सारणी थे उसको सबको क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो इसलिए इसकी जो आवर्त सारणी थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई। दो चीज ध्यान रखना, परमाणु भार के आधार पर जमाया था, परमाणु भार ध्यान रखना। अब और दूसरा सेम गुण वाले तत्व सेम उसमें आने चाहिए कॉलम में। आइडिया तो मिल गया, आगे वाले साइंटिस्ट के लिए आइडिया मिल गया कि भाई किस प्रकार से इसने अरेंजमेंट किया, उस हिसाब से हम करेंगे। और जो इसने बनाया था वही बना बनाया उसको मिल गया, उसने थोड़ा बहुत अपना ऐड किया था। और ये तो चलता ही है, एक दूसरे की पूंछ खींचते हैं साइंटिस्ट,
एक दूसरे की जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें कमी निकालते हैं साइंटिस्ट, और फिर उसको खुद करने के लिए सब कुछ पका पकाया उसका मिल जाता है और उसको फिर खुद करके अपना नाम दे देते हैं। वैसे रियल में देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल जो है वो मेन मानी जाती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है, क्योंकि इसने ही आइडिया दिया था सबसे बढ़िया। ठीक है ना। तो भाई इसकी कमी की बात कर लेते हैं अपन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी, पहली बात तो यही कि कई जगह पर इसकी जो आवर्त सारणी थी उसमें इसके जो आधार थे, इसके जो कॉन्सेप्ट था उसका अनुसरण नहीं हो पाया, उसको फॉलो नहीं कर पाया ये कि सेम तत्व वाले गुण एक जगह आए और या फिर बढ़ते हुए क्रम के आधार पे आए। तो इसने देखा कि कुछ जो अलग अलग तत्व वाले गुण थे वो एक जगह आ रहे थे और जिनके एक जैसे गुण थे वो अलग अलग जगह चले गए। तो ये कमी रह गई पहली तो इसकी। दूसरी कमी क्या रह गई भाई, हाइड्रोजन को एक निश्चित जगह नहीं दे पाया कि हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 2-3 कमी इसकी रह गई थी, इसकी वजह से इसकी आवर्त सारणी क्या कर दी, फेल कर दी। ठीक है। उसके बाद हमारी जो अगली आवर्त सारणी आई वो आवर्त सारणी आई कौन सी, आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी आई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आधुनिक आवर्त सारणी की यदि बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी जो अब चल रही है जिसमें तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है। और किसने दी है, हेनरी मोजले ने ये दी है। क्या दिया है, क्या है, पूरी आवर्त सारणी की डिटेल पढ़ेंगे। अब मैं इस पार्ट में इसको नहीं पढ़ाऊंगा, पार्ट 6 के अंदर इसको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल से, क्योंकि आधा अधूरा रह जाएगा, कुछ इसमें कुछ उसमें। तो कल जो हम वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो में पार्ट 6 के अंदर वो केवल आधुनिक आवर्त सारणी ही पूरी पढ़ेंगे। उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, एक आवर्त सारणी देखनी है तुमको, और वो आवर्त सारणी किस प्रकार से अरेंजमेंट है वो तुमको, हो सकता है मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर बोर्ड पे तुमको दिखाने की, शो करने की, और बुक में तुम भी देखना, तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा शो करोगे तो बुक में, और क्लास में मैं तुमको अच्छे से समझा दूंगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, किस प्रकार से उसका अरेंजमेंट है, क्यों है क्या नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज किया था इसने, तो नहीं इतने अपना नाम दे दिया, बाकी सब कुछ बना बनाया इसको मिल गया, पका पकाया हेनरी मोजले को मेंडलीफ का। ठीक है ना। तो हम जो अगला पार्ट 6 पढ़ेंगे उसके अंदर तुम्हारी आधुनिक आवर्त सारणी ही पढ़ेंगे, और आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते ही हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू होगा। ठीक है ना। गुणधर्म वाला जो प्रॉपर्टीज होती है इनकी वो, और आवर्त सारणी में किस प्रकार से शो करते हैं प्रॉपर्टीज वो। ठीक है बेटा। तो आज मैंने केवल मेंडलीफ की आवर्त सारणी समझाई है, तो बेटा पढ़ते रहिए। ठीक है ना। और ऑनलाइन में मेरे को पता है तुमको कम समझ में आता है, कई बच्चे बोल रहे हैं सर ऑनलाइन पढ़ाया करो, वीडियो अपलोड करते हो हमको समझ में नहीं आती। तो बेटा अब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, टाइम नहीं मिलता इतना कि डायरेक्ट पढ़ाया जाए तुमको, फिर बीच बीच में डिस्टरबेंस होता रहता है, इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है। तो आपको अच्छे से अपनी तरफ से मेहनत करनी है, हम हमारी तरफ से करवा रहे हैं, नोट्स भी हम तुमको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है। और स्कूल खुलने दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे नंबर नहीं कटने दूंगा, भगवान की दया से रिजल्ट अच्छा जाता है अपना हमेशा ही, अब की बार भी अच्छा गया तो तुम्हारा भी अच्छा ही जाएगा। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ताली जो होती है दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। मैं तुमको पढ़ाऊं और तुम नहीं पढ़ो उससे क्या मतलब, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तुम पढ़ोगे, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम उसको लर्न करोगे, तभी तो तुम पढ़ सकते हो। और टीचर की अकेली मेहनत से सक्सेस नहीं होता बच्चा, खुद की मेहनत से सक्सेस होता है। टीचर केवल एक गाइडेंस करने के लिए होता है, मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक है। तो पढ़ना है तुमको अच्छे से, 10th क्लास बोर्ड है, समय तुम्हारे पास कम है, 4 महीने कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जा चुके हैं, और आगे का कुछ पता नहीं है। उम्मीद है कि सितंबर में शायद खुल जाए स्कूल, लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है कि नहीं खुलेंगे नहीं खुलेंगे। इसलिए मेहनत अच्छे से करनी है, टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पढ़ाने की, समझाने की, लेकिन कब होगा ये, जब तुम हमारा साथ दोगे। ठीक है। तो अपना पार्ट 6 के अंदर मिलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के साथ में। ठीक है। तो बेटा आराम से रहिए, खुश रहिए, सदा एंजॉय कीजिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, और अपने पेरेंट्स को भी खुश रखिए। ठीक है बेटा। ओके। अगली वीडियो में मिलते हैं अपन। ठीक है। बाय बाय।